हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है इस वीडियो का, उसमें हम बताने वाले हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या था। कहने का मतलब सिंपल है कि ब्रिटिश शासन जब था इंडिया में, तो उन्होंने कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज अपनाई, कौन कौन से ऐसे काम करे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। बेसिकली खराब ही हुई थी, है ना। तो किस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज अप्लाई करी, क्या क्या करे, ये सब आपने बुक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम सिर्फ PYQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री जो है वो डोमेन है, क्योंकि हम बहुत ही डीपली क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को। जैसे कि नेट UGC के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, CUET PG के लिए ये हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी अदर स्टेट एग्जामिनेशन जितने भी है जिनमें हिस्ट्री पूछी जानी है अच्छे लेवल की, तो उन सभी के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन बी ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। ऑप्शन सी ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। ऑप्शन डी भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कि यानी कि भारत में जो जितना भी आयात हो रहा था, मतलब जितने भी तैयार माल आ रहे थे भारत में, तो उसके ऊपर कुछ विशेष रियायत दी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। उसी को इंपीरियल प्रेफरेंस बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था ऑप्शन ए भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन बी विदेशी पूंजी की कमी। ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ऑप्शन डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति के निवेश करने को तरजीह दिया जाना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो क्योंकि ये जो है हमारे जो उद्योग थे इंडिया के, वो सभी इतने ज्यादा उनके कंडीशन खराब इसलिए हो रही थी क्योंकि जो हमारे देश के जो धनिक वर्ग थे, जमींदार वगैरह थे, तो वो ही इन उद्योगों पर जो है ना निवेश नहीं कर रहे थे। इस वजह से ऐसी कंडीशन हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन है वेलेजली। ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य सब पे अपना कंट्रोल दिखाने के लिए, जितने भी टैक्सेस वगैरह वो जमीन पे लगा रहे थे, उन सभी पे कंट्रोल करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 तरीके के बंदोबस्त जारी करे, मतलब 3 तरीके के भू राजस्व प्रणालियां उन्होंने लगाई। तो पहली जो प्रणाली थी वो यही थी, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। इसी को इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी प्रणाली भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करी थी, और इसमें पूरे ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा जो है ना शामिल था। और इसमें ये था कि जो मतलब ये जो बंदोबस्त है ये जमींदारों के साथ किया गया था, और उसमें ये था कि 10/11 हिस्सा तो ब्रिटिश सरकार लेगी लगान का, और 1/11 भाग जो है वो अपनी सेवाओं के लिए जमींदारों को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी सर जॉन शॉर। ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें जो है हम जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस लगातार भी आपको दिखेंगे, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि पिछले कुछ सालों में किस किस तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। बस थोड़ा सा तरीका अलग है और आपको ऐसे करने से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद भी साथ साथ हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन को जैसे यूपीपीसीएस में और एमपीपीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, मतलब अलग अलग स्टेट के जो क्वेश्चंस है ये इस तरीके से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों से, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी मजदूरों से, ऑप्शन डी व्यापारियों से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जमींदारों से। कई बच्चे गलती से किसानों से भी मतलब टिक कर के आ जाते हैं क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं करना है। ये जो बंदोबस्त हुआ था ये ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच में हुआ था, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जमींदारों के साथ। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉन शॉर, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नामक एक प्रणाली जो है वो लागू करी थी। क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? ऑप्शन ए 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में, यानी कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आई होप आप सभी को ये बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन याद हो चुका होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 10, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ऑप्शन सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कि उपयुक्त ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ कि 1973 में आपको पता चला कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसी में जमींदारों का जो भू क्षेत्र है ना वो लागू नहीं किया गया था। एक्चुअल में जो अंग्रेजों की बात हुई थी जमींदार से वो ये थी कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो कलेक्ट करके जो है ना अंग्रेजों को देंगे, और उसमें से कि 10/11 भाग तो अंग्रेज रख लेंगे और 1/11 भाग जमींदार रख लेंगे। तो जमींदार ने अपने फायदे के लिए उस टैक्स से ज्यादा टैक्स लेना स्टार्ट करा किसानों से, और ज्यादा जो प्रॉफिट है ना खुद कमाने की सोची। तो ये जो है ना ये इसकी बहुत बड़ी कमी दिखाई गई इस प्रणाली की, कि किस तरीके से जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था और उसी का इन्होंने फायदा उठाया, जिसकी वजह से बहुत सारे कानूनी विवाद बढ़ने लगे थे और किसान जो है ना अपना वो क्रोध में थे, थोड़ा रोष या फिर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था ऑप्शन ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, ऑप्शन बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन सी यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, ऑप्शन डी खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी
कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो बेसिकली ये जो था उसमें यही था कि मतलब जमींदार अपनी मनमानी करने लग गए थे, अभी भी जो हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो जो परमानेंट सेटलमेंट यही है, स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन डी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो बेसिकली जो ये जो सेटलमेंट लाया गया, जो बंदोबस्त लाया गया, उसका मेन रीजन यही था कि वो भू राजस्व पे कंट्रोल कर पाए, वहां से अपनी आय बढ़ा पाए। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1900। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1885, 1885। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था, जमींदार अपनी मनमानी करने लगे थे, उन पर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था। इस वजह से जो है ना 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग ज्यादा बढ़ने लगी थी और भूमि के मालिकों ने किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे किसानों का विद्रोह उभर कर आ रहा था। इसी वजह से बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया कि ये मतलब किसानों के हित की बात उसमें की गई थी। तो आपको याद रखना है कौन सा अधिनियम था, ये बंगाल किराएदारी अधिनियम था जो 1885 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सेकंड है अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन थर्ड है थॉमस मुनरो। तो इसमें से हमें बताना कुछ ऑप्शन ए बी सी दिए हुए, जिसमें से केवल एक और 3, तो इसमें ऐसे दिए हुए हैं। तो बेसिकली हमें देखना है, सबसे पहले हमने बात करी थी परमानेंट सेटलमेंट की, इनकी स्थायी बंदोबस्त, उसके बहुत सारे नाम भी थे जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करे। अब उसके अलावा ये 1793 की बात थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। अब उसके बाद में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, इन दोनों ने मिलकर एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त जारी करा। इसमें जो है ना जो सुधार किया गया स्थायी बंदोबस्त के अकॉर्डिंग, कि उसमें जो कमियां थी वो इसमें सुधारने की कोशिश की गई। और ये बेसिकली पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में जो है ना इसको अपनाया गया, और जो हमारा स्थायी बंदोबस्त था वो उत्तरी भारत में यूज किया गया था ज्यादा, उत्तरी और पूर्वी भारत में। तो इसको देखना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी, जिसमें अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो सबसे पहले ये 1792 में यानी कि 1792 में ही ये लागू कर दी गई थी, पर फिर भी बाद मतलब पहले सिर्फ ये तमिलनाडु में ही लागू की गई थी, फिर इसमें थोड़ा सा सुधार करके 1809 तक फिर से दूसरे हिस्सों में भी जो है ना लागू कर दिया था, जैसे कि बंगाल हुआ, बिहार हुआ, मतलब इस तरीके के एरिया में। तो क्वेश्चन नंबर 15, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमश शुरू की गई। ऑप्शन ए बंगाल और मद्रास में, ऑप्शन सी मद्रास और पंजाब में, ऑप्शन सी मद्रास तथा बंगाल में, और ऑप्शन डी पंजाब तथा बंगाल में। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है बंगाल तथा मद्रास में।
तो अब आप सोचेंगे कि भाई जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी वो तो सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी, फिर बाद में वो बंगाल तक पहुंची थी। कि 1792 में क्या हुआ, मद्रास में सबसे पहले जो है ना अलेक्जेंडर रीड ने वो लागू कर दी, और फिर 1808 के आते आते दशकों में जो है ना उसको टॉमस मुनरो ने बंगाल में लागू किया। पर इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली, इसमें दोनों की ही बात की है। तो 1793 में सबसे पहले बंगाल में लागू हुई थी स्थायी बंदोबस्त, और फिर उसके बाद में 1792 में, खैर उससे पहले ही था बट इसमें लाइन वाइज दिया हुआ है, तो रैयतवाड़ी जो है ना फिर वो मद्रास में हुई थी। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बंगाल और मद्रास में। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा कर भी पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में अपना आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त में से संबंध है। ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो जो टॉमस मुनरो थे उन्होंने कौन सी लागू करवाई थी, कौन सा भू राजस्व बंदोबस्त था उनका, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उनके साथ में अलेक्जेंडर रीड भी थे। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन है उत्तर भारत में, ऑप्शन बी पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत में, ऑप्शन डी दक्षिणी भारत में। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है ना ऑप्शन सी और डी दोनों ही है, कि पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में दोनों ही जगह इसका यूज मतलब इसको यह लागू करा था। बट सबसे पहले जो है ना वो दक्षिण भारत में ही लागू किया था, तमिलनाडु के बारामहल जिले में। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर दोनों ही है, पर हम मोस्ट प्रेफरेंस जो है वो डी ऑप्शन को देंगे, दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 18, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था। ऑप्शन है मेलकॉम, ऑप्शन बी मैटकॉफ, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी एल्फिंस्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी टॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 19, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए टॉमस मुनरो, ऑप्शन बी मार्टिन बर्ड, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन सी बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी बम्बई प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो यह है ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। आई होप आप इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसको जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था हम सभी उसको जो है ना देखते हुए चल रहे हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 22, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन जिसमें जो 1 है वो है किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ऑप्शन जो 2 है वो है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। ऑप्शन 3 कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है हमको ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, ये तीनों ही रैयतवाड़ी बंदोबस्त से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23, वह व्यवस्था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा। जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स और
किसान, इनके बीच में जमींदार एक कड़ी के रूप में काम करता था। जमींदार टैक्स कलेक्ट करता था और वो सारा जो भी रेवेन्यू बनता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो इसकी बिल्कुल अपोजिट थी। उसमें जमींदार का कोई रोल ही नहीं था। उसमें क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर्स और किसान दोनों आपस में ही जो है ना, इनका कोई भी इनको इंटरलिंक करने वाला नहीं था। इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। किसान के पास जो भी भूमि हुआ करती थी उसका टैक्स वो खुद जो है ना ब्रिटिश ऑफिसर्स को देता था। इस व्यवस्था को लाने के पीछे कारण ही यही था कि जो 1/11 हिस्सा जो जमींदार लेके जा रहे थे वो उनको ना दिया जाए, वो भी ब्रिटिश खजाने में ही चला जाए। और ऊपर से जिस तरीके से उन्होंने जमींदार अपने अधिकारों का किस तरीके से गलत यूज कर रहे थे, तो वो भी इसमें कम देखा गया क्योंकि जमींदार का रोल ही यहाँ पे खत्म कर दिया गया था। और एक बहुत अच्छा डिफरेंस ये भी है कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो पूरे जो ब्रिटिश भारत में के सिर्फ 19% हिस्से पर ही लागू हुआ था। पर जो रैयतवाड़ी था ये 1800 के कुछ दशकों में देखा जाए तो ये करीब 51% हिस्से पर जो है ना इसका कंट्रोल था इस व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे को उसका कारण माना गया आर। तो कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था शुरू की थी और इसका कारण है इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है दिया गया है कि ऑप्शन ए जो है ना, जो कथन है और कारण दोनों सही है और कारण मतलब जो कथन है वो कारण दोनों मतलब सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन बी है कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों पर भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाओं को लागू करा गया। तो इसमें 3 व्यवस्था है। पहला तो परमानेंट सेटलमेंट है, दूसरा रैयतवाड़ी है और तीसरा जो है वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली तीसरा भी हम बता देते हैं, वो महलवाड़ी पद्धति है। ठीक है, तो ये जो ना अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रणाली को इन्होंने यूज करा और जो है ना इससे अलग अलग वर्ग उभर कर आए थे। जैसे जमींदार अलग हो गए थे, बड़े किसान, छोटे किसान, किराएदार वाले किसान, कुछ ऐसे इनमें वर्ग बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी 1895 में, ऑप्शन सी 1900 में और ऑप्शन डी 1905 में और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो 1900 में। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे किसानों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। मतलब कि किसानों की भूमि को जो गैर किसान थे उनके पास हस्तांतरित होना वो खत्म हो गया था। तो आपको याद रखने की पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में किया गया था। इसके अलावा हमने अपनी वीडियो में एक अधिनियम और बताया था जो 1885 का था, बंगाल से रिलेटेड था। आप सभी इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, आप दोबारा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोनों ही अधिनियम। और आप अगर इसको दोबारा देखेंगे तो आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा और आपको आगे तक याद रहेगा। कमेंट करने के लिए इसलिए कहा है ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो इसी का सेकंड पार्ट हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई अगर आपको कमी लगी हो तो उसमें कमेंट करके आप उसको बता सकते हैं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।